नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि स्वास्थ्य की खराबी की वजह से या तो फिर और भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए और अच्छी व्यवस्था के साथ आए, लेकिन अभी भी पूरी व्यवस्था नहीं है। जब पूरी व्यवस्था और होगी तो और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन आपके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं कुछ करेंट अफेयर के प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बजट से संबंधित है, बजट 2023-24, जिसमें आपको विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाएगा। और देखिए, ये सब अध्ययन नहीं किया जाएगा, है ना। आप लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि सिगरेट का दाम सस्ता हो गया, अरे तो सिगरेट का दाम से हमको क्या मतलब है ना। सिगरेट का दाम सस्ता हो गया, कॉस्मेटिक का दाम सस्ता हो गया, ठीक है। तो वो सब से आपके प्रश्न कभी नहीं आने हैं। क्या बिहार सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एसएससी हो, ये पूछेंगे कि हमारी सरकार ने सिगरेट सस्ता कर दिया। एग्ज़ाम लेना भी एक तरह का क्या है, एक तरह का राजनीति है दोस्तों। तो उसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं ताकि सरकार के प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। तो आज देखिए, बजट में हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जो शायद आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेगा, लेकिन दिमाग पर जोर डालने का चीज़ ही है ये बजट। आप बजट को एकदम विस्तृत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको 2 योजनाओं के बारे में बताई जाएगी जो बजट से संबंधित है, जैसे कि पीएम प्रणाम योजना और मिष्टी योजना क्या है। ये दोनों योजनाओं का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। तो पीएम प्रणाम योजना और मिष्टी योजना क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, बजट को समझने से पहले आपको इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को समझना होगा, कुछ पदों को समझना होगा, ठीक है। यहाँ लिखा तो हुआ है इंग्लिश में, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल आपको समझा दूंगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह करें, ताकि आपके भाई का चैनल आगे बड़े प्रोत्साहन मिले, और क्या, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग बजट की तरफ बढ़ते हैं। और ये बजट 2023-24 का बजट ही है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बजट होता क्या है, ठीक है। तो बजट होता क्या, अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा आपको, है ना। मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा आपको कि बजट का मतलब थैला होता है, चमड़े का थैला होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको 2023-24 के बजट की तरफ लेकर के चलेंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि बजट क्या है। तो बजट किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट का, आप अपने घर से संबंधित जोड़ करके देख सकते हैं। बजट किसी भी गवर्नमेंट का एक वर्ष का, कितने वर्ष का, एक वर्ष का वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है, वित्तीय विवरण होता है। वित्तीय विवरण क्या है, वित्तीय विवरण यानी वित्तीय विवरण का अर्थ हुआ कि एक वर्ष में सरकार को कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, प्राप्त, और कहाँ से, कहाँ पर वो खर्च करेगी, कहाँ पर खर्च करेगी, इसी को बजट कहते हैं हम लोग। इसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। कि एक वर्ष में पैसा कहाँ कहाँ से हमारे पास आएगा, कितना कमाई होगा सरकार का, और एक वर्ष में सरकार किन किन चीज़ों पर खर्च करेगी, इसी के ब्यौरे को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कहाँ से प्राप्त, प्राप्तियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। सरकार को 2 तरह से पैसा प्राप्त होता है। एक कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं राजस्व प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसिप्ट को आप मेरे साथ लिखते भी चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट को कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल रिसिप्ट को कहते हैं दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट का अर्थ हुआ राजस्व प्राप्तियां और कैपिटल रिसिप्ट का अर्थ हुआ पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखिए, क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजीगत प्राप्तियां, मैं एक बार मैं आपको बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का अर्थ हुआ जो सरकार को हर साल प्राप्त हो रहा है, हर साल। जैसे हर साल क्या प्राप्त होगा, जीएसटी प्राप्त होगा। हर साल क्या प्राप्त होगा, नन टैक्स, नन टैक्स रेवेन्यू। नन टैक्स रेवेन्यू का अर्थ होता है, ध्यान में रखिएगा, जो टैक्सेशन के तहत से सरकार के पास नहीं आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट जुर्माना लगाया,
जैसे कि मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पकड़ लिया पुलिस, उसमें आपको चार्ज कर दिया, तो वो सारे पैसे सरकार के पास जाते हैं, तो वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जो सरकार को हर साल प्राप्त होगा, सरकार को हर साल प्राप्त होगा, उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो सरकार को हर साल नहीं, सरकार को अपनी संपत्ति को बेचने के बाद, सरकारी संपत्ति को बेचने के बाद जो रिसिप्ट प्राप्त होता है, जो पैसा प्राप्त होता है, उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, जो सरकार को अपनी संपत्ति बेचने के बाद प्राप्त होता है। जैसे सरकार ने LIC का कुछ शेयर बेच दिया, जैसे सरकार ने रेलवेज का कुछ शेयर बेच दिया, जैसे सरकार ने रेलवे प्लेटफॉर्म को बेच दिया, रेलवे स्टेशन को बेच दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैपिटल इनकम कह सकते हैं। इनकम तो नहीं कह सकते, कैपिटल रिसिप्ट कहिए आप, पूंजीगत प्राप्तियां कहिए आप, ठीक है। तो मेरा आशा है कि आपको यह समझ में आ गया हो कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। जैसे GST वगैरह से जो टैक्सेस आएंगे उसको कहा जाएगा राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों का अर्थ हुआ कि जो सरकार को अपनी संपत्ति बेचने के बाद, अपने शेयर्स बेचने के बाद जो उनको मिलेगा, ठीक है, उसको कहेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। आप लिखते चलिएगा। और इसी को देखिए दूसरी भाषा में कैपिटल रिसिप्ट को ही विनिवेश कहते हैं हम लोग। ये सब टर्म आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। विनिवेश, विनिवेश का मतलब इंग्लिश में इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस बात को बड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो आप जानेंगे कि प्राप्तियां कहाँ से होंगी, तो जो रेगुलर प्राप्त हो रहा है टैक्स वगैरह से, और जो सरकार अपनी संपत्ति को बेच करके प्राप्त करेगी वो, ठीक है। अब देखिए खर्चों में भी कहाँ पर खर्च हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप ये पूछिएगा कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। तो देखिए जो सरकार को हर वर्ष खर्चा करना पड़े, ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जो सरकार को हर वर्ष खर्चा करना पड़े वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे योजनाओं में पैसा देना, जैसे सब्सिडीज में पैसा देना, जैसे जो मुफ्त का अनाज लोगों को मिलता है उसमें पैसा देना, जैसे और भी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पर, जैसे कि हम लोग जितना कर्ज लिए हैं, आप बताइए, आपको भी बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पता चलेंगे जब आप पढ़िएगा, पूरे क्लास को देखिएगा, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, आज कोई दिक्कत का बात नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों के आय का सबसे बड़ा हिस्सा हम लोग कर्ज लिए हुए ब्याज के रूप में दे देते हैं, ठीक है। उसी को ग्राफिकली मैंने बढ़िया से समझा करके यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें चलेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जो सरकार हर साल खर्च करती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पूंजीगत व्यय का मतलब। तो पूंजीगत व्यय का अर्थ होता है दोस्तों कि सरकार 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए कोई कार्य कर दे, जैसे सड़कों को बनवा दिया सरकार ने, जैसे पुल का निर्माण करवा दिया सरकार ने, जैसे हवाई अड्डों का निर्माण करवा दिया सरकार ने, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। किस एक्सपेंडिचर में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, पूंजीगत व्यय में आता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग रेवेन्यू प्राप्तियां यानी रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में समझ गए होंगे, रेवेन्यू खर्च के बारे में समझ गए होंगे यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सभी टर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी टर्म से मैं ये डाटा को समझाऊंगा और आपके प्रश्न बनेंगे, अच्छे से प्रश्न बनेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि क्या हो। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि राजस्व घाटा क्या है, जिसको रेवेन्यू डिफिसिट कहता है, और फिजिकल डिफिसिट क्या है, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये टर्म आप समझ लें, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, देखिए ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर देखिएगा आप अच्छे से कि देखिए क्या होता है कि जब खर्चा ज़्यादा हो जाए, जैसे आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया, आप लोगों ने सुना होगा कि जब खर्चा ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो और कमाई फुटानी नहीं है ना, फूटी कौड़ी नहीं है, वही कहते हैं ना कि देखिए कहावतें बहुत सारी निकली हुई है, लेकिन इसमें कहावत यही सेट करेगा कि आमदनी अट्ठन्नी और कर्जा रुपया, तो उसी में आपको राजकोषीय घाटा क्या है,
फिजिकल डिफिसिट जिसको बोलते हैं, और राजस्व घाटा क्या है ये दोनों समझ में आएगा, रेवेन्यू डिफिसिट जिसको बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ शो किया है रेवेन्यू डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट, आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए जब सरकार का कम पैसा आए, प्राप्तियां सरकार को कम हो और खर्चा सरकार का ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो जो खर्चा ज़्यादा हो गया और प्राप्तियां कम हुई, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम लोग राजस्व घाटा, है ना, रेवेन्यू डिफिसिट। और देख लीजिएगा कि लोन के आधार पर ध्यान में रखिएगा कि घाटा, इस घाटे को पूरा हम कहाँ से करेंगे, तो इस घाटे को हम पूरा करेंगे लोन लेकर के, ठीक है। तो देखिए हम समझाते हैं आपको, ढंग से समझिएगा इस बात को कि देखिए मान लीजिए कि सरकार का आय हुआ 100 रुपया, ठीक है, और खर्चा सरकार का हो गया 110 रुपया, ध्यान रखिएगा, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा सरकार का खर्चा हो गया। इसी को आप कहिएगा रेवेन्यू डिफिसिट यानी आरडी, यानी कि राजस्व घाटा। क्या कहिएगा, राजस्व घाटा। जब सरकार की प्राप्तियों से ज़्यादा खर्च हो जाए तो प्राप्ति और खर्च के डिफरेंस को, अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। अब देखिए ये घाटा को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार उधार लेगी, सरकार लोन लेगी दूसरे देशों से। अब आप सोचिएगा कि हाँ सर सरकार को भी लोन मिलता है, सरकार तो सबको बांटती है, सरकार तो हम समझ रहे थे कि बहुत बड़ा सरकार है, ठीक है, क्या सरकार को भी लोन मिलेगा, तो हाँ मेरे दोस्त सरकार को भी लोन दिया जाता है। सरकार को लोन कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, आरबीआई देगा। सरकार को लोन कौन देगा, दूसरे देश देंगे, जैसे कि आप जानते हैं जापान हम लोगों को लोन दिए हुए है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ आप समझिएगा। तो देखिए सरकार लोन लेती है, सरकार क्या ले लेगी, लोन लेती है, लोन ले लेगी। मान लीजिए कि सरकार ने लोन लिया कितना का, 100 रुपया का, तो ये 100 रुपया और ये 100 रुपया, 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया, 200 रुपया पूरा कर लिया सरकार अपना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो कहने का अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट किसको कहेंगे, यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, ये 200 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मिटा दीजिए, ध्यान रखिएगा। फिजिकल डिफिसिट किसको कहेंगे, यानी राजकोषीय घाटा। दोनों में अंतर समझिए, राजस्व घाटा जब सरकार की आय सरकार के खर्च से कम हो, ठीक है, तो आता है राजस्व घाटा। जैसे 100 रुपया कमाया सरकार ने टैक्स वैक्स के तहत और 110 रुपया खर्चा कर दिया, तो 10 रुपया जो सरकार का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसको बोले राजस्व घाटा, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि लोन के तहत, अब मान लीजिए कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बोलेगी कि सर मेरा खर्चा ज़्यादा है तो हमको तो कर्जा लेना होगा, तो सरकार ने, मान लिया जाए कि सरकार ने कर्जा लिया 100 रुपया और, सरकार ने कर्जा लिया 100 रुपया और, तो देखिए राजस्व घाटा और लोन जो कर्ज लिया इन्होंने दूसरे देशों से, आरबीआई से, जो भी, उन सभी को मिला के बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोला जाता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है फिजिकल डिफिसिट, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यही सब चीज़ों को आपको समझना है। आशा करते हैं कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करें और अच्छा से देख लें, उसके बाद ही आप बजट की तरफ बढ़िएगा। आइए हम बजट की तरफ अब बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आशा करते हैं कि आप इस टर्म को समझ गए होंगे और बजट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा अच्छा से दिखाया है, ध्यान में रखिएगा, कि रुपया कहाँ से आएगा, यानी 1 रुपया के टर्म में मैंने लिया है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया के टर्म में मैंने लिया है दोस्तों कि 1 रुपया हमारे पास कहाँ से आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि रुपया कहाँ जाएगा, यानी कि जो 1 रुपया हम कमाएं वो 1 रुपया कहाँ कहाँ हम खर्चा करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए उधार हम लोग ले लेते हैं 34 पैसा, यानी 1 रुपया में 34 पैसा हम लोग उधार ले लेते हैं, यानी कि 34% हम लोग उधार लिए हैं 2023 और 24 का बजट में। आप सोच लीजिए, ठीक है, कि हमारा देश किस स्तर में जा रहा है दोस्तों। क्यों कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि मंदी आ रहा है, किस स्तर में जा रहा है, आप ध्यान में रखिएगा। 34 पैसा यानी कि 34%, जितना भी अभी हम बताएंगे, रियल डाटा आपको दिखाएंगे, जितना भी है उसका 34% हम लोग क्या लेते हैं, कर्जा लेते हैं। कारपोरेशन टैक्स से हमारे आते हैं 15 पैसा,
₹1 में 15 पैसा यानी 15%। कारपोरेशन टैक्स का अर्थ हुआ जैसे मुकेश अंबानी, जैसे टाटा, जैसे बिरला, जैसे अडानी साहब, है ना, ये सभी के द्वारा जो कारपोरेट सेक्टर के व्यक्ति हैं उनके द्वारा 15% मात्र टैक्स के रूप में चुकाया जाता है भारत सरकार को। ठीक है, दुर्भाग्य की बात तो ये है दोस्तों कि इनकम टैक्स से भी 15% यानी आम जनता से 15% आएगा, 15 पैसे आएंगे ₹1 में। ठीक है, आम जनता से। और उसके बाद देख लीजिएगा आम जनता से, और यहाँ पर आपको मिलेगा जीएसटी 17%। जीएसटी से कुल कितनी प्राप्तियाँ होंगी हमारी? 17%। मतलब पूरे देश से अगर जीएसटी एक साल में वसूला जाए तो ₹1 का मात्र 17% क्या आ जाएगा? 17 पैसा हमारे पास जीएसटी के रूप में आता है और 15 पैसा हमारे पास इनकम टैक्स के रूप में आता है, यानी कुल 27% भारत की जनता देती है दोस्तों। और सोचिए, देश का 90% धन मात्र 1% व्यक्तियों के पास है, मुकेश अंबानी, अडानी, ही लंद फंद। समझ में आ रहा है? उन्होंने कितना टैक्स चुकाया? सिर्फ 15%। समझिए, है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाला हिसाब है दोस्तों। समझ में आया? ध्यान में रखिएगा इस बात को। यूनियन एक्साइज जनरेट कितना करता है? तो यूनियन एक्साइज यानी कि केंद्रीय उत्पाद कर, है ना, केंद्रीय उत्पाद कर जो उत्पादन किया जाता है उस पर 7%, मात्र 7% टैक्स आते हैं हमारे कस्टम्स से। कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। जो विदेशों से सामान आया उस पर हम लगाते हैं सीमा शुल्क। जैसे वीवो आया, रेडमी आया, अगर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाए बढ़ चढ़ के तो वीवो और रेडमी तो समझिए कि यहाँ के मार्केट को ही ख़त्म कर देगा। बहुत कम दाम पर आता है वो सब। ठीक है, उस पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, भारी भरकम सरकार को आता है प्राप्ति, और उसके बाद वो मोबाइल इतना सस्ता मिलता है यहाँ पर। सोच लीजिए किस प्रकार से चीन हमारा हम लोगों को बर्बाद करता है। ध्यान में रखिएगा, 4 पैसे, ₹1 में 4 पैसे हमारे पास कस्टम्स के रूप में यानी सीमा शुल्क के रूप में आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, वही कैपिटल रिसिप्ट जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का अर्थ हुआ जो हम लोग अपनी संपत्ति को बेच करके प्राप्त किए, वो ₹100 में 2 पैसा प्राप्त किए, है ना, ₹100 बोल रहे हैं, 100 पैसा में 2 पैसा यानी 2% प्राप्त किए। LIC को बेच दिया उन्होंने, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, ये सब सारे चीज़ को बेच करके, रेलवे लंदर फंद को बेच करके, और 2 पैसा का कैपिटल रिसिप्ट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, सरकार ने प्राप्त किया। ध्यान में रखिएगा इस बात को। और NTR का मतलब यहाँ जूनियर NTR आपको नहीं समझना है। NTR का अर्थ होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि गैर कर रेवेन्यू, है ना, गैर कर रेवेन्यू। क्या है गैर कर रेवेन्यू? जो मैंने पहले आपको बताया, गैर कर रेवेन्यू का अर्थ होता है दोस्तों, जो मान लीजिए कि पुलिस आपका चालान करती है, पुलिस आपका हेलमेट पहनने के लिए थी लगाती है, चार्ज लगाती है, जज मुकदमा के तौर पर आपको हर्जाना भरने के लिए बोलते हैं, ये सब सारे पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाता है, जिससे सरकार को 6 पैसे की प्राप्ति होती है, ₹1 में कुल 6 पैसा। यानी कि आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ₹1 के आधार पर मैंने परसेंटेज करके समझाया कि ₹1 अगर हमको प्राप्त करना है सरकार को तो कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि सरकार का ये निकम्मापन है दोस्तों, है ना, कि सबसे ज़्यादा हम लोग कर्जा लेते हैं 34%। सोचिए, और हमारे जो कारपोरेशन वाले लोग हैं, जो मुकेश अंबानी, अडानी, जो बड़े बड़े बनते हैं, 15% भरते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब जानते हैं रुपया कहाँ जाएगा, यानी कि रुपया इतना तो आया, लेकिन इस रुपया को खर्चा हम कहाँ करेंगे। तो रुपया को सबसे ज़्यादा अगर खर्चा किया जाएगा, ये भी दुर्भाग्य है देश का कि हम लोगों ने जो पीछे से कर्जा ले रखा है, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया हम लोग कर्जे के ब्याज के रूप में चुकाते हैं। कितना? 10 लाख करोड़ रुपया। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपया हम लोग कर्जे के रूप में चुकाते हैं। अभी रियल डाटा की तरफ हम आपको लेके चलेंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स में हम लोग सबसे ज़्यादा ₹1 में 20 पैसा हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट में कर देते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि 34 पैसा हम लोगों ने उधार लिया कि देश का डेवलपमेंट करेंगे, और 34 पैसा में 20 पैसा हम उसका इंटरेस्ट भरने के लिए कर दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मात्र 14 पैसा हमारे डेवलपमेंट में लग रहा है दोस्तों। ठीक है, मात्र 14 पैसा। सोचिए आप,
कर्जा लिया हमने 34 पैसा, 20 पैसा हम लोग इंटरेस्ट में भर दे रहे हैं, यानी 14 पैसा, मात्र 14% हमारे डेवलपमेंट में कर्ज लेके लगाया जा रहा है। यानी ये वही बात हो गया है ना कि कोई कोई आदमी को देखिएगा, ठीक है, कि एक क्रेडिट कार्ड का लोन भरने के लिए वो दूसरा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर देता है। एक क्रेडिट कार्ड का लोन भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया, फिर उसको भरने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया। यानी हम लोग कर्जा से उबर नहीं पा रहे हैं, कर्जा में जाते जा रहे हैं। इतना कर्जा लिया हम लोगों ने कि 10 लाख 10.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों को हर साल सिर्फ ब्याज में देना होता है। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा हमारा पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जाता है दोस्तों जो हम लोगों ने कर्ज लिया है उसके ब्याज पेमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के साथ मिल करके कोई योजना चला रही होगी, उसमें हमारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का 9 पैसा जाएगा, यानी कि 1 रुपया में 9%, ठीक है। सेंट्रल स्कीम जो भारत सरकार अपने यहाँ से योजनाएं चला रही है, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे PM किसान योजना, ये सब जो योजनाएं चला रही है, ध्यान में रखिएगा, ये सब जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं को ध्यान में रखना है आपको। उन योजनाओं से, ठीक है, उन योजनाओं में 17 पैसा भारत सरकार खर्चा करेगी। बताइए, दुर्भाग्य। और हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, वोट पाना है सरकार को तो सरकार उधार देगी, है ना, सरकार देगी, लीजिए चावल मुफ्त, ये मुफ्त, दाल मुफ्त, वो मुफ्त। और हम लोग को लेने में अच्छा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे केजरीवाल सरकार अच्छे हैं, हमारे मोदी सरकार अच्छे हैं, हमारे नीतीश कुमार अच्छे हैं, ये चीज़ मुफ्त में दे रहे हैं, ये चीज़ मुफ्त में दे रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, मुफ्त में मिल कहाँ से रहा है? आप ही लोग पर तो कर्जा चढ़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि 10 लाख करोड़ एक व्यक्ति पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है हम लोगों पर, समझिए, है ना। कहने का अर्थ है, अगर टेक्निकल चीज़ है अच्छा से समझिएगा, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके, ध्यान में रखिएगा कि मुफ्तखोरी जो है ना आज हमारे भारत देश में, ठीक है, ये सबसे बड़ा जख्म है हमारे भारत का, सबसे बड़ा जख्म है, ठीक है। आप चावल मुफ्त ले रहे हैं, ये मुफ्त, वो मुफ्त ले रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जख्म है दोस्तों। सरकार कर्जा ले करके और मुफ्त में बांट रही है। धीरे धीरे सरकार कर्जे में चलते जा रही है, कर्जे में चलते जा रही है। अगर किसी सरकार ने ये घोषणा कर दिया कि हम उज्ज्वला योजना ख़त्म कर रहे हैं, हम ये योजना ख़त्म कर रहे हैं, हम ये योजना ख़त्म कर रहे हैं, मिड डे मील योजना ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार क्या कहेगी? सरकार को आप वोट ही नहीं दीजिएगा। वोट की राजनीति हमारे देश में है। लीजिए, जितना मुफ्त, जितना मुफ्त, जितना मुफ्त। केजरीवाल जी का तो नाम आज इसीलिए है क्योंकि मुफ्त बांटते हैं वो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। डिफेंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफेंस में 1 रुपया का 8 पैसा मात्र खर्चा होगा हमारे सैनिकों पर, हमारे रियल हीरोज पर, मात्र 8 पैसा, 1 रुपया का, यानी 8%। सब्सिडीज में, सब्सिडीज का मतलब जो गैस का सब्सिडी है, जो आप चावल लेते हैं कोटा से, ठीक है, उसमें मात्र 7%। स्टेट शेयर जो वित्त आयोग अनुशंसा करता है उसमें 1 रुपया का 18 पैसा हमको स्टेटों को देना पड़ जाता है, राज्यों को देना पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। पेंशन, यानी कि पुराने कर्मचारियों के पेंशन में 1 रुपया का 4 पैसा खर्चा होगा, यानी 4% खर्चा होगा। फिर फाइनेंस कमीशन, वही वित्त आयोग के द्वारा जो अन्य अनुशंसाएं होगी, वित्त आयोग के द्वारा जो अन्य अनुशंसाएं होंगी, है ना, कि सर यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है, उसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा, उसके लिए 9%, यानी 1 रुपया का 9 पैसा खर्चा किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप इस बात को। और अदर्स में आ गया, और भी अदर जो खर्चे हैं वो सरकार के 1 रुपया के 8%, यानी 8 पैसा खर्चा होगा। तो आशा करते हैं कि ये डायग्राम जो मैंने कोशिश की इसको आपको समझ पा रहे होंगे, और अच्छा से स्क्रीनशॉट ले करके और नोट्स वगैरह बनाइएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आइए अब मैं ओरिजिनल डाटा की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस बार के बजट को सप्तऋषि बजट कहा गया। क्यों सप्तऋषि? पॉइंट टू बी नोटेड, इस बार के बजट को सप्तऋषि बजट कहा गया, और ये निर्मला सीतारमण जी का, इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। क्या है अंतिम पूर्ण बजट? ध्यान में रखिएगा, क्या है अंतिम पूर्ण बजट? अंतिम पूर्ण बजट का अर्थ हुआ कि ये बजट साल भर चलेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं दोस्तों। तो 2024 में चुनाव होने हैं, क्या फरवरी में वो बजट नहीं जारी करेंगी? बजट जारी करेंगी, लेकिन वो बजट अंतरिम बजट कहलाएगा, क्योंकि मई में इनकी सरकार रहे या ना रहे, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मई में मान लीजिए दूसरी सरकार बदली तो इनकी बजट को क्यों मानेगी? वो अपनी बजट लाएगी कि नहीं लाएगी अपनी बजट,
ठीक है, इसीलिए ये निर्मला सीतारमण जी का इस सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट कहा जा रहा है, क्योंकि ये साल भर चलेगा। क्योंकि अगले साल जब ये फरवरी में बजट पेश करेंगी तो मई में ही चुनाव होने वाले हैं, वो साल भर नहीं चल पाएगा, इसलिए ये अंतिम पूर्णकालिक बजट कहा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। सप्तऋषि बजट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम लोग 7 पॉइंट पर विशेष तौर पर इस बजट में फोकस कर रहे हैं। वो 7 पॉइंट क्या है? देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ इसको। देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास, सभी लोगों का विकास, हर वर्ग का विकास, इंक्लूसिव, है ना, ध्यान में रखिएगा। रीचिंग लास्ट मील यानी कि अंतिम आदमी तक, अंत्योदय, अंतिम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, अंतिम आदमी तक को देखना, ये लक्ष्य है बजट का हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि आधारभूत संरचनाएं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना। आधारभूत संरचनाओं का मतलब रेलवेज का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, हाईवेज का निर्माण करना, मोटरवेज का निर्माण करना, रनवेज का निर्माण करना, भारत सरकार की संपत्ति को बढ़ाना, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ। ठीक है, अनलीजिंग पोटेंशियल यानी कि छुपी हुई क्षमता को निकालना, जिस पर मोदी जी बार बार ये कहते हैं मन की बात में कि आपको क्या होना चाहिए, कुशल युवा कार्यक्रम वो चला रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके तहत आप जानते हैं मेक इन इंडिया वगैरह, यानी कि जिनमें जो क्षमता है उसको बाहर निकालना, उसके लिए भी आवंटन करेंगे ये। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ का अर्थ होता है कि हम लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी को कहते हैं ग्रीन ग्रोथ। ये 7 पॉइंट याद रखिएगा, और अगर आप पीसीएस वगैरह लिखते हैं तो इन 7 पॉइंट पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, बहुत लाभकारी होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। यूथ पावर यानी कि युवा पावर को, युवा शक्ति को बढ़ाना, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना। और फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय सेक्टरों पर भी हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। सप्तऋषि का अर्थ हुआ इन्हीं 7 पॉइंटों पर बजट आपका आधारित है 2023-24 का। ठीक है, उसके बाद आइए थोड़ा सा जो मैंने समझाया, अब मेन पॉइंट यही समझना आपको कि क्या रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट एक्चुअली में हमको कितना प्राप्त होना है, 26,32,000, ये सब करोड़ में है दोस्तों, 26,32,281 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट से प्राप्त होगा। राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियां जो हर साल हमको प्राप्त होता है, जैसे जीएसटी से प्राप्त होता है, इनकम टैक्स से, कारपोरेशन से, बोरोइंग से, ये सारा चीज़ से जो प्राप्त होता है वो कितना आएगा हमारे पास इस वर्ष, अनुमानित है 26,32,281 करोड़ रुपया। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का अर्थ होता है दोस्तों जो सरकार संपत्ति को, अपनी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बेच करके जो प्राप्तियां करेंगी, विनिवेश करके जो प्राप्तियां करेंगी, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। 18,70,816 करोड़, यानी इतने पैसे का संपत्ति सरकार बेचेगी, LIC को बेचेगी, रेलवे को बेचेगी, सब चीज़ को बेचेगी सरकार, समझ में आया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद टोटल रिसिप्ट कितना हुआ, इसको जोड़िएगा तो 45,03,097 करोड़ टोटल रिसिप्ट, यानी टोटल हमारे पास 2023 में कितना आएगा पैसा भारत सरकार के पास, 45,03,097 करोड़ रुपया आएगा टोटल, पूरे भारत से जनरेट होकर के, बेच उच करके जितना आएगा जीएसटी वोस्टी सब मिला के 45। और उसके बाद देखिए टोटल एक्सपेंडिचर 45,03,097 करोड़। अब तो आप बोलिए कि सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, एकदम गजब का इन्होंने बजट बनाया, हर बार यही बजट बनता है कि जितना प्राप्ति हुआ एक को एक पैसा खर्चा कर दिए। 45,03,097 करोड़ था, 45,03,097 करोड़ ही खर्चा कर दिए, मज़ा आ गया? नहीं दोस्त, मज़ा नहीं आया, मज़ा अब आएगा आपको जब ये देखिएगा डिफिसिट, 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 डिफिसिट। क्या है डिफिसिट, ध्यान में रखिएगा, ये सब जो प्राप्तियां आएंगी इसमें लोन का भी पैसा है। देखिए फिजिकल डिफिसिट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो राजस्व घाटा होगा और जो लोन हम लेंगे कर्जा, उन दोनों को मिला करके फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। देखिए फिजिकल डिफिसिट 17,86,816 करोड़, यानी 17,86,816 करोड़ हम इस वर्ष लोन लेने जा रहे हैं, कर्जा लेने जा रहे हैं, समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, कर्जा लेने जा रहे हैं। अब बताइए कि 17,86,816 करोड़ अगर हमने कर्जा लिया
तो इसका मतलब 17,86,816 करोड़ भारत में लगना चाहिए, तब तो भारत का विकास होगा। छोटा मोटा तो पैसा है नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, ये सरकार की दुर्बलता है, सरकार की विफलता है ना। सरकार की ये विफलता है कि इस 17,86,816 करोड़ में हम लोग इंटरेस्ट के रूप में, मैंने बताया वहाँ भी डाटा दे करके, इंटरेस्ट के रूप में एक्चुअली है ना 10,79,971 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने पीछे कर्जा लिया है उसको चुकाने के लिए, यानी कर्जा का ब्याज चुकाने के लिए हम लोगों ने कर्जा लिया, अपने डेवलपमेंट के लिए कर्जा नहीं लिया। समझिएगा इस बात को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसके बाद देख लीजिए प्राइमरी डिफिसिट। क्या है प्राइमरी डिफिसिट? कभी आपसे पूछे, देखिए ये डाटा पूछे जाएंगे, इसको आप नोट्स भी कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, लास्ट में मैं जूम करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट का अर्थ हुआ कि 17,86,816 करोड़ जो हमने लिया वो 10,79,971 करोड़ रुपए तो हमने दे दिया। किस चीज़ में? टैक्स के रूप में दे दिया, जो हम लोगों ने कर्जा लिया था। बैवा बचा कितना हमारे पास? हमारे पास बचा मात्र 7,06,845 करोड़, यानी कि मूल रूप से 7,06,845 करोड़ ही हमारे पास क्या होगा, हमारे देश में लगाया जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद आपको रेवेन्यू डिफिसिट दिख रहा होगा, वही आय से ज़्यादा खर्चा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हमारे पास आएगा इतना, खर्चा कर देंगे हम इतना, तो जो घट करके आया जो 10 रुपये हम बताए थे वही होगा 8,69,855 करोड़ रुपया रेवेन्यू डिफिसिट। आशा करते हैं कि ये सारे चीज़ समझ में, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट आपको समझना उतना नहीं है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट को निकालने के लिए थोड़ा सा और टर्म का प्रयोग करेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, जो कि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप टेंशन ना लें, इससे आपको प्रश्न वगैरह पूछेंगे नहीं, बड़ा जटिल चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आइए अब कुछ कुछ जो प्रश्न में आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए इंटरेस्ट के रूप में हम लोगों ने, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये प्रश्न में गिरने वाले हैं आपके आने वाले MTS के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आने वाले BPSC के एग्जाम के लिए, आने वाले MPPCS के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। इंटरेस्ट के रूप में 10,79,971 करोड़ हम देंगे। डिफेंस में यानी कि सेना में एक्चुअल जो खर्चा करेंगे 4,32,720 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। एजुकेशन में यानी भारतीयों की शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। हेल्थ में यानी स्वास्थ्य विभाग पर 88,956 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। और PM मोदी का किसानों के लिए एक योजना चालू है, PM किसान योजना, उस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। और रेलवेज पर मेरे दोस्त 2,40,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्चा करेंगे, ध्यान में रखिएगा। आइए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रश्नों का एकदम एक तरह से समग्र संकलन में करके लाया हूँ। तो ये 2 योजनाएं हैं, जो 2 योजनाएं आपके बजट में बोली गई हैं और वहाँ से प्रश्न आएगा। जैसे देखिए PM प्रणाम योजना और मिष्टी योजना, समझिए PM प्रणाम योजना है ना, PM प्रणाम योजना क्या है? ऐसा नाम रखा जाता है कि आप पकड़ नहीं सकते हैं कि कौन सा योजना है। संभवतः आपके एग्जाम के लिए ऐसा कंफ्यूजिंग योजना बनाया जाता है, ठीक है, कि आप फेंका जाएं एकदम किनारे इस सब एग्जाम को सुने। तो ध्यान में रखिएगा PM प्रणाम योजना क्या है? PM प्रणाम योजना है कि उर्वरकों का संतुलित रूप में प्रयोग हो, इसके लिए नीतिगत तौर पर राज्यों और केंद्रों को प्रोत्साहित करना है। क्या है? उर्वरक से संबंधित है PM प्रणाम योजना। राज्यों को एक तरह से मोटिवेट किया जाएगा इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पैसा वैसा दे करके कि आप उर्वरकों का संतुलित रूप में प्रयोग करें। अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे आप तो भूमि बंजर हो जाएगी, ठीक है। मिष्टी योजना दोस्तों, आपको मिष्टी से नाम आ गया होगा, मिष्टी रसगुल्ला। मिष्टी रसगुल्ला का मतलब होता है पश्चिम बंगाल आप चले जाइए तो मिष्टी, तो हाँ पश्चिम बंगाल से ही संबंधित ये योजना है, समझिएगा, ठीक है। आमतौर पर पश्चिम बंगाल तो नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं बता देता हूँ। मिष्टी योजना, मिष्टी योजना का अर्थ है कि जितने भी मैंग्रोव वन पाए जा रहे हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा में, अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा ब्रह्मपुत्र गंगा नदी डेल्टा के बारे में, तो सुंदरवन डेल्टा में मिष्टी योजना है ना, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनों की बहुलता पाई जाती है, मैंग्रोवा वृक्ष, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो उन वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया है क्या? मिष्टी योजना। आप नोट करते चलिएगा, मिष्टी योजना मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए है,
ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आए तो अपने भाई का चैनल को सपोर्ट करें। और इसी तरह से अब रेगुलर वीडियोस जाएंगे, रोज़ एक वीडियो जाएगा, ठीक है। समय कुछ अभी ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर शाम को 6 बजे आपका वीडियो चला जाएगा। और कुछ दिनों में मैं झारखंड और बिहार के स्पेशल जीएस के क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ऑन बोर्ड क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपा करके सपोर्ट करने का चेष्टा करें। बहुत मेहनत लगता है, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, शेयर वगैरह बहुत प्रोत्साहन देगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे हम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दुआ में याद रखिएगा। शुभ रात्रि।